अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे CS 201 लेक्चर नंबर 45 की, जो कि आपका लास्ट लेक्चर है। और शुरू में ही मैं आपको एक बात जो है वो क्लियर कर दूं, आज हम जो है वो जितना कुछ हमने पढ़ा है उसी को हम जो है रिवाइज करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमने तकरीबन 23 से लेकर इस टाइम 44 लेक्चर तक, यानी 23 से 44 लेक्चर तक जितने कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए हैं, ये कॉन्सेप्ट आज आप इसी चैप्टर के अंदर रिवाइज करेंगे। और यही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आप आगे जाके इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेमिस्टर में जाके, नेक्स्ट किताब में जाके आप ये कॉन्सेप्ट जो है एक दफ़ा रिवाइज करने के बाद इससे नेक्स्ट जो आने वाला सबक या कॉन्सेप्ट होगा उसको सीखना स्टार्ट करेंगे। समरी की तरफ चलते हैं। समरी बहुत ज़्यादा लंबी है तो यहाँ पर मैं इसको पढ़ के मज़ीद आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको डायरेक्टली आपके जो लेक्चर है उसकी तरफ लेके चलता हूँ, जिसके अंदर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करनी है। याद रहे, असाइनमेंट ऑपरेटर हम डेव C++ के अंदर इस इक्वल के साइन को कहते हैं, जबकि अगर बराबर का साइन डालना होता है तो उसके लिए आप डबल इक्वल का साइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है डेव C++ में इक्वल, ठीक है, ई फॉर इक्वल, और इसका मतलब होता है जनाब असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये दोनों बातें आपने याद कर लेनी, दोनों बातें आपके पेपर में पूछी जाती हैं एज ए MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, तो दोनों बातों का याद रखना ज़रूरी है। एग्जाम्पल देख लें, A = B आपको बता रहा है, तो ये आपने याद कर लेना कि हमने A को या आपने पहले वाले को B असाइन कर दिया। इसकी तरह वो आपको कह रहा है कि आप इसको 3 दफ़ा भी कर सकते हैं, यानी कि आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इसमें आप A = B = C, यानी कि आप A को B असाइन किया, B को C असाइन किया, इस तरह भी आप जो है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर कोई ममानत का जो है वो नहीं होती है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं मिलती है। उसके आगे आपको ये जो फिक्टोरियल का साइन नजर आ रहा है, बेसिकली दिस इज द साइन ऑफ द नॉट ऑपरेटर। इसका मतलब होता है नॉट, इसको आपने याद कर लेना, ये आपके लिए पेपर में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वो कह रहा है अगर एंड, जहाँ पर ये वर्ड एंड आता है ना, इसका मतलब जनाब ये होता है कि ये आपको रेफरेंस डेटा टाइप की तरफ मूव अप करवा रहा है। वो कह रहा है कि अगर एंड एन जो है वो इज नॉट इक्वल टू दिस, यानी कि दिस ऑपरेटर के बराबर नहीं है, तो आपको सिर्फ ये कुछ साइंस को यूटिलाइज करना बताया जा रहा था। बहरहाल अभी आपके प्रोग्राम नहीं आएगा, आपको सिर्फ इसको यूटिलाइज करना बताया जा रहा है। कुछ सेल्फ असाइनमेंट है। सेल्फ असाइनमेंट से मुराद होती है कि आपने अपनी ही वैल्यू अपने आप को असाइन कर दी। मिसाल के तौर पर ए इज असाइंड टू ए, देखिए ए की जो भी वैल्यू थी वो ए के बराबर है, इसका मतलब है कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम जो है वो देते हैं। आगे आपको ये कुछ प्रोग्राम की तरफ लेके जा रहा है। प्रोग्राम मैंने आपको डिटेल से तमाम तो लेक्चर में पीछे करवा दिए हैं, वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में करवाया हुआ है, बस आपने इसको एक दफ़ा खुद से पढ़ लेना है। हाँ, ये बातें आपने याद कर लेनी है कि ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ना साइन, ये जो फिक्टोरियल का साइन है, इसको हम नॉट इक्वल कहते हैं, यानी कि नॉट, उसका अगर इक्वल का साइन आ जाए इसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू। ये जो आपको डबल लाइंस नजर आ रही हैं लाइक दिस और दिस, ये आपके लिए जो है वो और ऑपरेटर का काम करती हैं, और जो एंड ऑपरेटर होता है उसका साइन इसी तरह का ही होता है। तो ये कुछ आपने साइंस याद करने हैं, एक ये साइन है, एक ये साइन है, और इसके अलावा एक ये वाला साइन है। ये साइन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये आपके। अगर आपका मैथ 202 का सब्जेक्ट है उसके अंदर भी आपने ये तमाम चीज़ों को पढ़ा होगा। फिर एडिशन ऑपरेटर फंक्शंस, वो फंक्शन होते हैं जिसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं फंक्शंस को। अब हम यहाँ पे बेसिकली मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है कि आपने एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में, फॉर एग्जांपल समझ लें ये मैट्रिक्स है, आपने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ प्लस करना है। तो प्लस करने का तरीके का बड़ा आसान होता है कि आप पहली रो को उठाएं और पहले कॉलम के साथ करें, फिर पहली रो को उठाएं और फिर दूसरे कॉलम के साथ करें। इसी तरह आप दूसरी रो को उठाएं, पहले कॉलम के साथ करें, और फिर दूसरी रो को उठाएं आप और पहले जो दूसरा कॉलम है उसके साथ करें। तो ये तरीकेकार होता है आपको प्लस करने का, मल्टीप्लाई करने का, वगैरह वगैरह। तो यही तमाम तर बातें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सिंटैक्स। देखें ये सारा वो प्रोग्राम है जो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, बस आपने इसको अपने से एक दफ़ा देख लेना है। उसके आगे प्लस इक्वल का बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। ये आप तब लिखते हैं जब आपने अपनी ही वैल्यू को असाइन करवाना होता है। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं ए प्लस इक्वल टू बी, इसका मतलब ये होता है कि ए इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ये भी आपसे MCQs पूछा जाता है, इसको भी आपने याद कर लेना है। आगे आपको कुछ दिस ऑपरेटर के बारे में बता रहा है। दिस ऑपरेटर से मुराद होती है, जहाँ पर ये वर्ड आपको स्टार का नजर आएगा ना, वहाँ पर आपने याद कर लेना है कि आपको यहाँ पर जो है वो एक पॉइंटर से कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो बताया जा रहा है। उसके आगे वही बात कि ओवरलोड कर सकते हैं आप। प्लस के ऑपरेटर को हम ओवरलोड इसीलिए करते हैं ताकि हमने अपने फंक्शनैलिटी को इंक्रीज जो है वो करना होता है। तो ये ओवरलोडिंग का एक मेन कॉन्सेप्ट आ गया, इसको बस आपने एक दफ़ा खुद से देख लेना है। ये मैं आप लोगों को इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ऑलरेडी ये तमाम तर काम मैंने आप लोगों को पहले करवाया हुआ है, ठीक है। बाकी आप लोगों को जहाँ से समझ नहीं आएगी मुझे बता दीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपकी जो प्रिपरेशन वीडियो होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी।
इसके अलावा स्टूडेंट्स ये तमाम तर वही प्रोग्राम है जो मैंने आपके साथ करवाया है, बस आपने प्रोग्राम को एक टुकड़ों की फॉर्म में आपको बताया हुआ है, आपने इस प्रोग्राम को खुद से समझ लेना है और तमाम तर जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस आपने इसको याद करना है। उसके आगे जैसे आप जो है वो प्लस के साइन को इस्तेमाल करते हैं वैसे ही बस आपने साइन माइनस को इस्तेमाल करना है, बाकी इसका तरीक़ेकार जो है वो बिल्कुल सेम होता है, इसके अंदर कोई भी जो है वो चेंजिंग नहीं होती है। इसी तरह आपको मल्टीप्लाई ऑपरेटर के बारे में बता रहा है कि मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर होता है वो भी हमेशा या बिल्कुल उसी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हम प्लस या माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं, बशर्ते ये कि आप यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं a प्लस बी, इसके आगे आप लिखते हैं a माइनस बी। अब देखें सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई उसका साइन का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर a मल्टीप्लाई बाय बी, ये आपके पास एक ही कोड होता है, लेकिन चेंज कहाँ पर आता है जी? चेंज आपका आता है सिर्फ यहाँ पर, जो आपने यहाँ पर लिखना होता है ना वो आप प्लस कर लें, जैसे आई जे कर रहा है अभी, जो आई जे है या मल्टीप्लाई को शो कर रहा है जैसे 0.0, और अगर ये प्लस होता तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 0+0 आ जाना था, ठीक है। दोनों में ये आई जे में भी प्लस आ जाना था और यहाँ पर भी प्लस आ जाना था, ये फ़र्क है। और अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस आ जाना था और यहाँ पर भी माइनस आ जाना था। चूँकि हम मल्टीप्लाई का ऑपरेटर इस्तेमाल करने हैं, मल्टीप्लाई में हम डॉट ऑपरेटर का साइन इस्तेमाल करते हैं, डॉट का दूसरा नाम होता है जी मल्टीप्लाई, इसीलिए हम प्रोग्रामिंग के अंदर ज़्यादा जो सजेस्ट करते हैं या ज़्यादा जो हम रेफर्स करते हैं वो हमारा डॉट का साइन जो है वो होता है। उसके आगे आपको ये इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत डिटेल से प्रीवियस वीडियोस के अंदर समझाया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ। इसका जनाब मतलब होता है सी इन और सी आउट। ये जो आपको एक्सट्रैक्शन का साइन नजर आ रहा है ना, यानी कि आपके पास ये वाले जो सिंबल होते हैं ये सी इन का होता है, जो कि इसने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है, और ये दूसरा जो आपका इंसर्शन ऑपरेटर है ये सी आउट का होता है। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दफ़ा आपके पेपर में पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा, ये आपसे बहुत दफ़ा पूछे जा सकते हैं। इसका नाम देख लें, इंसर्शन ये वाले ऑपरेटर्स होते हैं, जबकि जो एक्सट्रैक्शन होते हैं वो ये वाले ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। और दोनों जो है वो स्ट्रीम्स के साथ यूज़ होते हैं। स्ट्रीम की दो टाइप्स होती हैं, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम, यानी इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। आगे इन फंक्शंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है कि आप इसको आउटपुट और इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ आपको यहाँ पर यूटिलाइज करके बताया जा रहा है। आगे वो आपको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बता रहा है कि मैट्रिक्स 3-3, यानी कि वो कह रहा है कि आप 3-3 का मैट्रिक्स ले लें। अब यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो पहला वाला आपके पास नंबर होता है ये वाला, ये बेसिकली रोज को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो दूसरा आपके पास नंबर होता है ये वाला, ये आपके लिए कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये है कि आपसे पेपर में कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि अगर हमने यहाँ पर जो है वो लिखना है, फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है कि हमने यहाँ पर लिखना है 3 और 4, ठीक है, और इसने कोई भी मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको बना दिया लाइक दिस, तो आपको कहता है 3, ठीक है, इस तरह इक्वल का साइन डाल के कहता है 3 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी? रो को रिप्रेजेंट कर रहा है या कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको याद होना चाहिए ये जो पहला साइन होता है ये रो का होता है, जबकि दूसरा जो डिजिट होता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये तमाम जो बातें आपको इसने थ्योरी की फॉर्म में बताई हुई हैं, इसको बस आपने याद कर लेना है। उसके आगे हमने जो है वो सोर्स देखना है। सोर्स आप याद रखिएगा, जो सी इन का सोर्स होता है वो कीबोर्ड होता है, जबकि सी आउट का जो सोर्स होता है वो स्ट्रीम होता है। रिव्यू आपको दे रहा है, रिव्यू में तमाम गाइडलाइंस वही है जो मैंने आपको पहले बता दी हैं। हाँ, ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रूल्स बताए जा रहे हैं। रूल्स में सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है कि आपने जनाब कुछ थिंग्स ऐसी होती हैं जो कि आपने सिक्वेंशली तौर पे देखनी होती हैं, यानी कि आपने अपना प्रोग्राम कोड अगर आप लिखते हैं तो आपने उसको बड़ा एक सीक्वेंस के थ्रू लिखना होता है, एक सीक्वेंस को आपने मेंटेन करना होता है। उसके आगे वो आपको कह रहा है कि आपने जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर डिसीजन जो लेना है तो वो आपने ट्रू लेना है, यानी कि ये ना हो कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर जो डिसीजन है वो गलत ले लिया हो। इसका आप एग्जांपल के थ्रू इस तरह भी समझ सकते हैं इसको कि जहाँ पर आपने फॉर लूप लगानी थी वहाँ पर आप वाइल लूप लगा रहे हैं, जहाँ पर आपने वाइल लूप लगानी थी वहाँ पर आप डू वाइल लूप लगा रहे हैं, तो ये आपके रॉन्ग डिसीजंस हैं जो कि आपके प्रोग्राम को ख़राब कर सकते हैं, तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। थर्ड जो है वो आपने लूप का इस्तेमाल, वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो रेपिटेशन आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप जो अपने प्रोग्राम के अंदर आप या मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेसिकली प्रोग्रामर या आप हैं या मैं हूँ जो प्रोग्राम लिखता है, तो प्रोग्रामर ने जो फैसले करने होते हैं अब उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो बेहतरीन फैसले करे ताकि इन फ्यूचर से किसी भी तरह की मुश्किल का सामना जो है वो ना करना पड़े। कुछ वेरिएबल्स और पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। याद रखें स्टूडेंट्स, वेरिएबल और पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सेमेस्टर्स में भी और आने वाले पेपर में भी। वेरिएबल वो उस चीज़ का नाम है जो आप किसी का भी नेम रख सकते हैं, जिस तरह आप अपनी डेटा टाइप हम कहते हैं कि आपका डेटा किस टाइप का है। जिस तरह अगर मैं कहता हूँ इंट, ठीक है, ये जो इंट आपको नजर आ रहा है ये आपकी डेटा टाइप है, यानी कि आपका जो डेटा होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। आप आगे नाम रखते हैं ए,
तो ये जो आपने नाम रखा एक कोई भी रख लें आप, चल मैं ए नहीं रखता, मैं एक्स रख देता हूँ, मैं वाई रख देता हूँ, वगैरह वगैरह। ये जो आपको एक्स नज़र आ रहा है बेसिकली दिस इज़ द नेम, क्योंकि चूंकि ये नेम है, अब इस नेम को रखने की वजह से मैंने इसको वेरिएबल का यहाँ पे नाम दे दिया। पॉइंटर याद रहे वो नेम होता है जो एक स्पेशल किस्म का वेरिएबल होता है और ये मेमोरी के एड्रेस के अंदर स्टोर होता है। इसको रिकॉग्नाइज करने की निशानी होती है जनाब स्टैरिक, जहाँ पर भी ये स्टार का साइन आएगा वहाँ पर आपने याद कर लेना है कि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है वो पूछा जा रहा है। और एक और बात स्टूडेंट, जहाँ पर ये जो एंड का आएगा ये रेफरेंस डेटा टाइप को शो कर रहा होता है। उसके आगे आपको मज़ीद कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा है इसी चीज़ के बारे में कि डेफ सी प्लस प्लस के अंदर हमने जो इनका इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है और आपने इसको जो है वो एक बेहतरीन वे में इस्तेमाल करना होता है ताकि आपको आने वाले प्रोग्राम से जो है या आने वाले तमाम तर जो मसले मसाइल हैं उनसे बचा जा सके। आगे हम अरेज की बात करेंगे। अरे में जो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक मेन बातें बताने वाली हैं वो ये हैं कि अरे किस चीज़ का नाम है। अरे बेसिकली उस चीज़ का नाम है जो आप अपने लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मेमोरी को ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको इसको एक तस्वीर के थ्रू समझाऊं तो ये आपकी मेमोरी थी और ये थी 8 GB, ठीक है। आपने इसमें से इतनी मेमोरी अपने लिए रिज़र्व कर ली। अब ये जो आपने अपने लिए रिज़र्व की है ये मैंने ज़्यादा साइन इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए इतनी मेमोरी हमारी है। यानी ये वाली मेमोरी जो आपने अपने लिए जो है वो ले लिया इस रैम से, तो इस मेमोरी को आपने अपनी मर्ज़ी से यूटिलाइज़ करना है, इस पर आप कंप्यूटर का कोई इख्तियार नहीं है। तो ये आपका जो आपने अपने लिए मेमोरी को रिजर्व कर लिया, ये जो हमारा प्रोसेस होता है इसको हम जनाब कहते हैं अरे, ठीक है। इस अरे को आप अपनी मर्जी से जो है वो लेते हैं बाय यूजिंग द डायनामिक मेमोरी अरे, जो कि आपने बड़ा डिटेल से कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। और हम हीप से लेते हैं और डिलीट या जो हमारा डिलीट साइन होता है या जो डिलीट ऑपरेटर होता है उसको डिलीट कर देता है, यानी कि वापस कर देता है मेमोरी को। और इसके बाद हमने जो दूसरा काम पढ़ा था वो डिस्ट्रक्टर का था, यानी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। तो ये आपने याद कर लेना है कि ये आप सी लैंग्वेज के अंदर भी करते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर भी और फोर्ट्रन लैंग्वेजेस के अंदर, तमाम तर लैंग्वेज के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहता है। उसके आगे लूप्स और डिसीजंस की बात कर रहा है। जहाँ पर भी कंप्यूटर को फैसला करवाने की बात आएगी वहाँ पर हम लूप लगाते हैं। जिस तरह आप इफ़ एल्स को देखिए, यही आपको एग्जांपल दे रहा है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है बेसिकली आपकी लूप्स हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि हमने क्या काम करना है। अब देखिए मैं कहता हूँ इफ़ अगर यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, देन आप क्या करो, आप गेट करो 20 kg का वेट, यानी कि आप जो 20 किलो का वेट है उसको उठा लो। एंड एल्स में मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लड़की हैं या आप लड़के हो, सॉरी अगर आप लड़की हैं तो आपने 10 किलो का वेट उठाना है। अब देखिए कंप्यूटर डिसाइड करेगा, जो यूज़र वैल्यू गेट करेगा, हो सकता है यूज़र जो है वो बॉयज एंटर करे तो वो कहेगा कि आपने 20 किलो का वेट उठाना है। तो ये डिसीजन हो रहा है, यहाँ पर फैसला हो रहा है। तो हम यहाँ पर लूप्स को लगाते हैं जिसकी मदद से हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या काम करना है। इफ़ एल्स के अलावा वाइल लूप भी है, डू वाइल लूप भी है, फोर लूप्स भी हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तमाम तर बातें इसने आपसे यहाँ पे शेयर की हुई हैं। डू वाइल है, वाइल है, इनका काम ये होता है कि ये फैसला करती हैं। फिर कुछ क्लासेस हमने पढ़ी और ऑब्जेक्ट्स पढ़े। क्लासेस का काम ये होता है कि दो तरह की क्लासेस होती हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हैं आपके प्रोग्राम को। एक टाइप होती है क्लास की पब्लिक पार्ट, जिसमें आपका जो तमाम तर डेटा होता है वो पब्लिकली पड़ा होता है। एक होता है प्राइवेट पार्ट, जहाँ पर हमारा डेटा प्राइवेट पड़ा होता है और उस प्राइवेट डेटा में हम जो है वो आसानी से किसी दूसरे बंदे को, किसी दूसरे पर्सन को एक्सेस नहीं देते हैं। और इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है डेटा हाइडिंग का। जहाँ पर भी ये वर्ड इनकैप्सुलेट आता है आपने वहाँ पे याद कर लेना है कि एक्चुअली वी हाइडन द डेटा, हम हाइड कर रहे हैं डेटा फ्रॉम अदर पर्सन से। दिस इज कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। और क्लासेस को क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट काम हमारा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट्स को बनाना, ठीक है। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर लास्ट हमारा जो टॉपिक आएगा डेट इज द गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन वो वैल्यू होती है जो कि आपकी मेमोरी में पड़ी होती है और वो हमारे किसी काम की नहीं होती है। गार्बेज वैल्यू 100 वगैरह वगैरह इस तरह की कुछ होती है और ये हर आपको लैंग्वेज के अंदर मिलेगी। इसको भी बस आपने ये कर लेना है कि आप लिखते हैं कि CLR, आपने अक्सर औकात नोट किया होगा कि जब भी आप जो है वो अपना प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उसके अंदर आप एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं CLR, क्लियर का। उसका मतलब यही होता है कि गार्बेज वैल्यू को क्लियर कर दो, मेमोरी को क्लीन कर दो। तो वो आपके लिए गार्बेज कलेक्शन का काम जो है वो कर रही होती है। ट्रुथ टेबल की हमने बात की है। ट्रुथ टेबल में जनाब एंड है, और है, नोट है, ये आपने होपफुली तमाम टेबल्स को पढ़ा होगा। आगे हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है और यहीं पर हमारी किताब खत्म होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट किताब आपकी यहीं से स्टार्ट होगी, डेट इज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की शॉर्ट फॉर्म आपने याद कर लेनी है। ये मैंने आप लोगों के लिए जो प्रिपरेशन वीडियो पार्ट 1 बनाया था उसके अंदर मैंने इसको MCQs की फॉर्म में देखा था। तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर सुनिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा आपका वहाँ से भी हो जाएगा। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए। इसके अलावा हमने कुछ और लैंग्वेज के अंदर पढ़ी जिसके अंदर आंसी है। आंसी स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन या इंटरचेंज। इसके अलावा आस्की लैंग्वेज है, वो भी इसका एक अपवर्ड वर्जन है। ये तमाम तो लैंग्वेज का काम ही होता है कि आपको कंप्यूटर में एक ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करती हैं।
बस जी, यहाँ तक आपकी बुक थी। होपफुली आपका ये सफ़र मेरे साथ अच्छा गुजरा होगा। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा कि अल्लाह ताला आप तमाम तर लोगों को आपकी मनचाही मंजिलों पर कामयाब करे, और जो आप अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं तो अल्लाह ताला आप तमाम तर लोगों को वो रुतबा और वो अरूज दे दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।